जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स के बारे में, जिसमें हमने यूनिट 3 के आधे से ज़्यादा टॉपिक कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट 3 की, ये लास्ट वीडियो होने वाली है। इसमें बात करेंगे हम संधारित्र की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। लास्ट वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों के बारे में देखा था। तो आज ये अनुप्रस्थ भौतिकी सेकंड के 3rd यूनिट स्थिर विद्युत की लास्ट वीडियो होने वाली है। आज हम इस वीडियो में थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे और आने वाली वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, make sure that hit the subscribe button, press that bell notification so that we'll get all that notification from this channel. So let's begin. आज स्टार्ट करते हैं संधारित्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। इसके बारे में देख लेते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग विद्युत आवेश को संचित करने में किया जाता है। संचित करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। जो विद्युत आवेश होता है जो हम बैटरी के द्वारा देते हैं, उसको इकट्ठा करने में संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि संधारित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग विद्युत आवेश को संचित करने में किया जाता है या इकट्ठा करने में किया जाता है। यह हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि वह युक्ति जिसमें चालक के आकार को बिना बदले उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। यानी कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक हमारे पास है, उसके आकार को बिना बदले, बिना चेंज किए उसकी धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। किसकी सहायता? संधारित्र की सहायता से। तो जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसका विभव बढ़ता है। माना किसी संधारित्र का आवेश कितना है? Q है। संधारित्र को हम Q आवेश दे रहे हैं, तब संधारित्र का जो विभव होगा वो V हो जाता है। हमने अभी देखा कि संधारित्र को अगर आवेश दिया जाता है, किसी बैटरी के द्वारा आवेश दिया जाता है, तो उसका विभव बढ़ता है। तो हमने मान लिया कि किसी संधारित्र को हम Q आवेश दे रहे हैं, तो संधारित्र का विभव कितना हो जाता है? V हो जाता है। तो संधारित्र को आवेश देने पर विभव की बढ़ोतरी होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर विभव को बढ़ाएंगे तो संधारित्र जो आवेश है उसको अगर बढ़ाएंगे तो विभव भी बढ़ेगा। विभव बढ़ता दिखेगा तो उस पर आवेश बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आवेश है Q वो समानुपाती होता है किसके? V के, यानी कि विभव के। आवेश को बढ़ाया जा रहा है तो विभव उसका ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। अब जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है संधारित्र में, यानी कि कैपेसिटर में एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हम समानुपाती स्थिरांक C। तो यहाँ पर हो जाता है Q = CV। तो C की जैसे हम वैल्यू निकालेंगे हमारे पास बचता है Q/V। और Q क्या है? आवेश है, और V क्या है? संधारित्र का विभव है। और जहाँ पर C एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे संधारित्र धारिता कहते हैं, यानी कि जो C है उसको क्या कहते हैं? हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। और ये क्या होता है? आवेश का और संधारित्र का जो विभव होता है उसका रेशो होता है। अगर हमें धारिता को फाइंड करना है तो हम इन दोनों का रेशो लेकर के धारिता को निकाल सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि C एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे संधारित्र की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। और C का मान संधारित्र के आकार, प्रकार, यानी कि शेप और साइज पर, ठीक है, और माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कि जो संधारित्र का माध्यम होगा, परावैद्युतांक होगा, उस पर निर्भर करता है, और उसके आकार और प्रकार पर भी निर्भर करता है। क्लियर है? जो C का मान होता है उसके आकार और प्रकार पर निर्भर करता है। जो संधारित्र का आकार जितना होगा उतना ही C का मान भी उस पर डिपेंड करेगा। मात्रक देख लेते हैं। ऐसा ही मात्रक होता है कूलम्ब पर वोल्ट। धारिता का कूलम्ब पर वोल्ट मात्रक होता है और इसको हम बोलते हैं फैराड। क्लियर? इसको फैराड बोलते हैं। यानी कि जो SI मात्रक होता है उसको हम क्या कहते हैं? फैराड भी बोल सकते हैं और कूलम्ब पर वोल्ट भी कह सकते हैं। दोनों एक ही बात है। जो धारिता होती है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। और अगर हम क्या करें, जो हमारे पास फॉर्मूला था C = Q/V, ठीक, इसमें Q = 1 रख दें और V = 1 रख दें, तो हमारे पास जो धारिता होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? 1 फैराड के बराबर हो जाएगी। क्लियर? इसकी वैल्यू 1 रखें, इसकी वैल्यू 1 रखें तो क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगी फैराड। क्लियर? तो इसलिए यदि संधारित्र को 1 कूलम्ब आवेश देने पर उसका विभव 1 हो जाए तो संधारित्र की धारिता 1 फैराड होती है। यह भी आपने देखा, दोनों की वैल्यू को 1 रखा तो 1 फैराड हो गया। तो धारिता का व्यवहारिक मान बहुत छोटा होता है। अब देखिएगा, कुछ कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको याद रखनी होंगी।
कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी बात कर लेते हैं। 1 मिली फैरड, कितना है 1 मिली फैरड, जिसको हम लिखते हैं 10⁻³ फैरड। यहाँ पर है 1 माइक्रो फैरड, जिसको हम लिखते हैं 10⁻6 फैरड। और यहाँ पर है 1 नैनो फैरड। 1 नैनो फैरड को, यानी कि नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, तो कितना लिखेंगे 10⁻9 फैरड। और यहाँ पर होता है 1 पीको फैरड, तो पीको जहाँ पर आपको दिखे तो वहाँ लिखेंगे 10⁻⁻12। तो 1 मिली फैरड को 10⁻³ फैरड लिखेंगे, 1 माइक्रो फैरड को 10⁻6 फैरड, 1 नैनो फैरड बराबर 10⁻9 फैरड होता है, और 1 पीको फैरड इक्वल टू होता है 10⁻12 फैरड। अब इसके विमा को देख लेते हैं। तो विमा सूत्र आप याद रखिएगा m-1 l-2 t⁴ और a² होता है। ठीक है, ये होता है धारिता का विमेय सूत्र। यहाँ पर हम देख लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। पेपर में समांतर प्लेट संधारित्र और जो श्रेणी प्लेट संधारित्र होता है उनमें से एक आता है। क्लियर है, तो इसमें से दोनों को आपको याद रखना होगा, जो भी आए उसको आपको कर देना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने दिखाया गया है कि एक फिगर है, उसके सहायता से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा कि संधारित्र में सबसे महत्वपूर्ण समांतर प्लेट संधारित्र होता है। समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है वो संधारित्र में सबसे महत्वपूर्ण संधारित्र होता है। इसको हम सबसे महत्वपूर्ण संधारित्र का नाम देते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 प्लेटें ली हुई हैं, तो माना 2 समांतर प्लेटें हैं जिनके क्षेत्रफल कितने हैं a, दोनों के क्षेत्रफल जो हैं बराबर हैं a हैं, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर है d दूरी पर है। 2 प्लेट हैं, उनके क्षेत्रफल कितना है, इसका भी a क्षेत्रफल है, इसका भी a क्षेत्रफल है, और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, d दूरी पर है। जब पहली प्लेट को प्लस q आवेश दिया जाता है, पहली प्लेट को अगर हम q आवेश देते हैं तो दूसरी प्लेट पर माइनस q आवेश जो है वो प्रेरित हो जाता है। क्लियर, यहां से हमने बैटरी से इसको प्लस आवेश दिया, तो यहां पर दूसरी प्लेट पर हमने क्या देखा, माइनस आवेश प्रेरित हो गया है, जबकि दूसरी प्लेट जो है वो भूमि संपर्क में है, यानी कि ये जो है अर्थ के टच में है, तो इस पर क्या हो गया, माइनस आवेश जो है वो प्रेरित हो जाता है। यदि दूसरी प्लेट को बाहरी सतह को भूमि संपर्कित कर दिया जाए, यानी कि यहां से भूमि संपर्कित कर दिया जाए, तो यह संयोजन एक समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। मतलब ये है 2 प्लेट को हम लें और दोनों को d दूरी पर हम रखें, दोनों का सेम क्षेत्रफल होना चाहिए, और एक प्लेट को हम जैसे ही आवेश देते हैं तो पॉजिटिव आवेश यहाँ पर मिल जाता है फर्स्ट प्लेट पर, तो सेकंड प्लेट पर हमें निगेटिव आवेश देखने को मिलता है। और जब हम इसको सेकंड प्लेट को भूमि संपर्क कर देते हैं तो ये संयोजन हमारे पास समांतर प्लेट संयोजन कहलाता है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। समांतर प्लेट संधारित्र संयोजन हम इसको बोलेंगे तो दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, a है, और दोनों प्लेटों की मध्य दूरी कितनी है, वो d है। तो जब पहली प्लेट को प्लस q आवेश दिया जाता है तो पृथ्वी से संबंधित प्लेट पर निगेटिव आवेश हो जाएगा। तब दोनों प्लेटों पर जो पृष्ठ घनत्व आवेश होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व वो कितना होगा, उसको हम लिखते हैं सिग्मा से, और वो होता है आवेश और क्षेत्रफल का रेशो होता है, अनुपात होता है। तो सिग्मा इक्वल टू Q/A हो जाएगा। अब दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हम निकालेंगे तो हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, σ/ε0 हो जाएगी। तो सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q/A है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, सिग्मा की जगह पर Q/A रख देंगे, तो Q/A/ε0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, V/D होता है। अब देखिएगा जो V है वो क्या है, विभव है, और D क्या है, उनके बीच की दूरी है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि V यानी कि विभवांतर अपॉन और ये R, ये क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। जब हमने क्या देखा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध था। ठीक है, यदि आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो आप जीवन क्लासेस पर चैनल पर जाइएगा और वहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, वहाँ पर आपको यह वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र और विभव में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध E इक्वल टू V/R होता है। तो R क्या था, दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी, तो यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है, तो यहाँ क्या रखेंगे, E इक्वल टू V/D। तो यहाँ पर E इक्वल टू V/D रखने पर हमें मिल जाता है V/D इक्वल टू Q/A/ε0। और जैसे ही हम यहाँ पर V की वैल्यू निकालते हैं तो ये D Q के मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो V इक्वल टू QD/A/ε0 हमें मिल जाता है। नेक्स्ट में हम चलते हैं।
अब हम इसके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को देखेंगे तो धारिता इक्वल टू होता है Q इक्वल टू C इक्वल टू Q अपॉन V। यही धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन V, और यहाँ पर V की वैल्यू हमारे पास क्या थी, QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन V का Q अपॉन QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से Q से Q कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा D, तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D आ जाएगा। ठीक है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब यहाँ पर हम यही रख के देखते हैं कि A इक्वल टू कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर अगर हम रख दें, और D इक्वल टू कितना रख दें, 1 मीटर रख दें, तो हमारे पास जो C की वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 अपॉन 1। अब देखिएगा 8.85 इंटू 10⁻12 जो होता है ये किसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। क्लियर, ये हमने कूलाम के नियम अनुसार बताया था। तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻12 फैरड। तो यहाँ पर 8.85 और देखिएगा पीको इक्वल टू हमने बताया था, पीको फैरड इक्वल टू कितना था, 10⁻12 फैरड। तो यहाँ पर 10⁻12 फैरड को हम क्या लिखेंगे, पीको फैरड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, C इक्वल टू 8.85 पीको फैरड धारिता की वैल्यू आ जाएगी। संधारित्र का संयोजन यानी कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र का संयोजन हम किस तरीके से देखते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम इस तरीके से इसको बता सकते हैं कि जो भी हमारे पास संधारित्र होंगे वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे, एक ही तार से उनको जोड़ा गया होगा। हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो देखिएगा फिगर के माध्यम से हम समझते हैं किस तरीके से इनको रखा गया है। देखिएगा यहाँ पर यदि आप PQRS यानी कि PQRST और U के, ठीक है, माध्यम से परिपथ पूर्ण करते हैं। यहाँ पर परिपथ पूर्ण हो रहा है PQRST और U। एक परिपथ अगर हम यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं तो मात्र एक ही परिपथ से प्राप्त जो भी हमें संधारित्र संयोजन मिलेगा, ठीक है, अतः संधारित्रों को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक ही बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए मात्र एक ही मार्ग होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा अगर हम इस बिंदु से चलें और वापस इसी बिंदु पर आना चाहें तो हमें एक ही मार्ग मिल रहा है। ठीक है, कोई दूसरा मार्ग यहाँ पर नहीं है। तो यही कहा गया है कि इसको इस प्रकार से जोड़ा जाए, इन संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि यदि हम एक बिंदु से चलें तो दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए मात्र एक ही मार्ग मिले। तो उसे क्या कहते हैं, हम श्रेणी संयोजन कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब जो भी हमारे पास नेक्स्ट संयोजन आता है श्रेणी क्रम से, दूसरा क्या होता है, पैरेलल। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन में हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हम इस पॉइंट से चलेंगे तो इस पॉइंट से चलने पर हमें जो है कई रास्ते मिल जाएंगे, जितने संधारित्र होंगे उतने ही हमें रास्ते मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक ही रास्ता मिलता है जिसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ये यहाँ इसके ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। जब हम देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तो उसको हम देखेंगे कि एक पॉइंट से चलने पर हमें कई रास्ते मिल जाते हैं दूसरे पॉइंट तक पहुंचने पर, तो उसको बोलते हैं हम समांतर क्रम, और ये होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में एक ही रास्ता होता है, दूसरा रास्ते से हम दूसरे पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते। क्लियर है, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर समान आवेश उत्पन्न होता है। ये आप याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट है, आप इनको याद रखिएगा। संधारित्रों का श्रेणी जो क्रम होता है उसमें सभी संधारित्रों पर समान आवेश उत्पन्न होता है, इसको आप याद रखिएगा। और प्रत्येक संधारित्र की धारिता का मान भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ये 2 पॉइंट हैं, इसको आप याद रखिएगा, आपका डेरिवेशन हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर समान आवेश उत्पन्न होता है और प्रत्येक संधारित्र की धारिता भिन्न होती है, अलग अलग होती है, और इसलिए प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर का मान भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो जैसे विभवांतर का मान पहली प्लेट के लिए V1 इक्वल टू Q अपॉन C1 हो जाएगा, दूसरी प्लेट के लिए V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 हो जाएगा, और तीसरी प्लेट के लिए जो विभव का मान होगा वो कितना हो जाएगा, V3 इक्वल टू Q अपॉन C3 हो जाएगा। तो जब हम टोटल यहाँ पर विभवांतर निकालेंगे, टोटल विभव निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि तीनों प्लेट के विभवांतर यानी कि तीनों प्लेट के विभव के सम के बराबर कुल विभव होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 पॉइंट हमने देखे कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसके संधारित्रों पर समान आवेश उत्पन्न होता है, यानी कि आवेश तो समान होता है लेकिन इसकी धारिता भिन्न भिन्न होने के कारण इन प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा उसका मान भी हमें अलग अलग देखने को मिलता है। अब यदि संयोजन की तुल्य धारिता हम कितनी मान लें, CS मान लें तथा
V वोल्ट बैटरी पर जोड़ने पर उस पर समान आवेश Q आ जाता है। मतलब जो हमारे पास संयोजन बना हुआ है, श्रेणी क्रम संयोजन बना हुआ है, उसकी तुल्य धारिता हमने कितनी मान ली CS, तथा V वोल्ट की बैटरी हमने उसमें लगाई, तो जोड़ने पर क्या मिलता है, उस पर समान आवेश Q आ जाता है। तो जो भी हमारे पास विभव होगा वो कितना आ जाएगा, Q/CS, यानी कि जो V होता है वो विभव है, Q/C। तो जो हमारे पास तुल्य धारिता है वो कितनी है, CS है, तो इसलिए हमने यहाँ पर CS लिखा। अब देखिएगा Q/CS को क्या लिखते हैं, CS क्या है, जो Q है वो टोटल आवेश है और जो CS है वो क्या है, तुल्य धारिता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। Q तो हमारे पास सेम है, बल्कि हम यहाँ पे Q1 Q2 Q3 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, तो तीनों बराबर ही हैं, इक्वल टू किसके, Q के। तो यहाँ पर हमने Q लिखा, तो देखिएगा ये हमें मिला Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। यहाँ पर जैसे ही हमने Q को कॉमन लिया तो यहाँ Q से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पर जितने भी हमें संधारित्र मिलते जाएंगे उतने को हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे उस श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता निकालने के लिए। तो समान धारिता के संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता हम निकाल सकते हैं वो किससे निकाल सकते हैं, धारिता का मान अपॉन संधारित्रों की संख्या। ये फॉर्मूला होता है धारिता का मान अपॉन संधारित्रों की संख्या। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, समान धारिता के संधारित्र की श्रेणी क्रम संयोजन की, जो श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र लगे हुए हैं उनकी धारिता को हम इससे फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं समांतर संयोजन, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन हम देखते हैं। तो जब बैटरी से Q आवेश प्रभावित हुआ, यानी कि इसका पहले अरेंजमेंट देख लीजिएगा, अरेंजमेंट हम किस तरीके से करते हैं। समांतर संयोजन जो हमारे पास होता है, समांतर क्रम संयोजन, उसको हम किस तरीके से अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर C1 C2 और C3 धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में दर्शाए गए हैं। देखिएगा इस फिगर के माध्यम से 3 धारिता वाले, ठीक है, अलग अलग धारिता वाले 3 संधारित्र हमारे पास है। पहला है C1 धारिता का, सेकंड C2 और थर्ड है C3 धारिता जिसकी है। ठीक है, तीनों की अलग अलग धारिता है और प्रत्येक संधारित्र की बाईं प्लेट, प्रत्येक संधारित्र की बाईं प्लेट, एक तो ये और ये और ये, ठीक है, तथा दाईं प्लेट B से जुड़ी हुई है। ए प्लेट, ए पॉइंट से हमारे पास कितनी, प्रत्येक संधारित्र की बाईं प्लेट जुड़ी हुई है, यानी कि लेफ्ट वाली, और B पॉइंट से हमें सभी संधारित्र की जो राइट साइड की प्लेट है वो हमें जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ए पॉइंट से सभी संधारित्र की लेफ्ट प्लेट जुड़ी हुई है और बी पॉइंट से सभी संधारित्र की राइट प्लेटें जुड़ी हुई है। अभी तक हमने यहां पर तो देख लिया है। तो बैटरी से क्यू आवेश प्रवाहित करते हैं, ये हमारे पास बैटरी लगी हुई है, तो यहां से हमने क्यू आवेश को प्रवाहित किया। ठीक है, क्यू आवेश को प्रवाहित होकर तीनों संधारित्रों में उसकी धारिता के अनुसार चला जाता है। ठीक है, जैसे जिसकी धारिता होगी उसी के अनुसार यहां पर क्यू जाता रहेगा। अब देखिएगा इस पॉइंट से अगर हम चलें तो यहां पर हमें बी पॉइंट तक पहुंचने के कितने रास्ते मिल रहे हैं, यहां से ये रास्ता है, यहां से ये भी रास्ता है और यहां से ये भी रास्ता है। तो देखिएगा हमें श्रेणी क्रम संयोजन में केवल एक ही रास्ता मिल रहा था दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, लेकिन यहां पर अलग अलग रास्ते मिल रहे हैं बी पॉइंट तक जाने के लिए। तो हमने कहा था अगर एक ही रास्ता मिले तो वो होगा श्रेणी क्रम संयोजन, अगर अलग अलग रास्ते मिले, एक से ज्यादा रास्ते मिलते हैं दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो वो होता है समांतर क्रम संयोजन। ये इसकी ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा, कहीं भी आप न्यूमेरिकल में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमने क्या देखा कि Q1 Q3 जो Q2 और Q3 और Q1 अलग अलग संधारित्र पर जैसे ही आवेश बढ़ जाता है तो हमारे पास हम क्या देख सकते हैं कि जो टोटल Q बैटरी से गया था वो किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3 के बराबर हम कह सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास तीनों आवेश के रूप में बटा है वो टोटल आवेश कितना था, वो Q था। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों का जो विभवांतर होगा वो समान होगा। हमने क्या कहा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में उसका उल्टा हो जाता है कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर क्या हो जाता है, समान हो जाता है। और विभवांतर समान क्यों होता है, क्योंकि यहां पर दो ही पॉइंट हैं। ठीक है, सभी प्लेटें इन दोनों पॉइंट से ही कनेक्ट हैं और श्रेणी क्रम संयोजन में हमने क्या देखा था, सभी प्लेटें अलग अलग पॉइंट से कनेक्ट थी। तो यहां पर दो ही पॉइंट से कनेक्ट है, तो इन दोनों पॉइंट का विभवांतर ही हमें देखने को मिलेगा और क्या होगा, ये एक सा ही होगा, हर एक संधारित्र के लिए समान होगा। तो माना प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना है, V है, तो तब प्रत्येक उपलब्ध आवेश, ठीक है, तब प्रत्येक पर उपलब्ध आवेश कितना होगा, तो देखिएगा
हम निकालते हैं धारिता के फॉर्मूले से, धारिता इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। तो यहाँ से जब आवेश निकालेंगे तो क्यू इक्वल टू सी वी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए Q1 इक्वल टू C1V, सेकेंड के लिए Q2 इक्वल टू C2V, और थर्ड प्लेट के लिए जो आवेश होगा वो क्या होगा, Q3 C3V हो जाएगा। तो यदि संयोजन की कुल धारिता हम कितनी मान लें, Cp, तथा V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर उस पर आवेश कितना आ जाता है, Q आवेश आ जाता है, तब CpV Q इक्वल टू CpV, यहां पर हम वैल्यू रख देंगे तो Q इक्वल टू CpV होगा। तो Q इक्वल टू कितना था, देखिएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 था, ठीक है। तो Q इक्वल टू कितना है, CpV, तो यहाँ लिखेंगे CpV लिखा, और Q1 कितना हो गया, CpV, ठीक है। यानी कि Cp जो है ये हमारे पास 1 प्लस C2V आ जाएगा, C3V आ जाएगा, ठीक है, Q1 Q2 Q3 को लिखने पर। तो यहां पर हमें मिलता है CpV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहां पर Cp क्यों लिखा गया, कि C क्या है, तुल्य धारिता है, और P है पैरेलल के लिए, ठीक है। तो यहां पर CpV इसलिए लिखा गया है। तो Cp इक्वल टू देखिएगा V से यहां पर V कॉमन लेकर के ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि समांतर क्रम संयोजन की जो धारिता होती है वो क्या होती है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता को ऐड करने पर हमें मिलती है। लेकिन जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें क्या होता है, 1 के अपॉन में अगर हम प्रत्येक धारिता को लिख करके ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, 1 अपॉन में ही तुल्य धारिता मिल जाती है। तो यहाँ समान धारिता वाले, देखिएगा अगर सभी संधारित्रों की धारिता समान हो तो समान धारिता वाले संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता होगी वो किससे निकाल सकते हैं, Cp यानी कि तुल्य धारिता इक्वल टू संधारित्रों की संख्या लिखेंगे और इनटू धारिता लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, संधारित्र की तुल्य धारिता आ जाएगी। लेकिन कब, जब समान धारिता होगी, यानी कि प्रत्येक संधारित्र की जो धारिता है वो C कहलाएगी। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं आवेशित संधारित्रों की जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर को हम किस तरीके से देख सकते हैं, आइए समझ लेते हैं। तो माना किसी संधारित्र को Q आवेश देने पर उसका विभव कितना हो जाता है, V हो जाता है, ठीक है। उसका विभव कितना हो जाता है, V हो जाता है, और यही संधारित्र की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। यानी कि किसी बैटरी के द्वारा हम किसी संधारित्र को Q आवेश देते हैं तो उसका विभव कितना हो जाता है, V हो जाता है। हमने पहले ही बताया था कि विभव क्या हो जाता है, चार्ज देने पर बढ़ने लगता है। तो यदि संधारित्र की धारिता हम C मान लें तो C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, या हम लिख सकते हैं V इक्वल टू Q अपॉन C। तो संधारित्र को अतिरिक्त dQ आवेश देने के लिए जो किया गया कार्य होगा, ठीक है, यानी कि संधारित्र के को अतिरिक्त dQ आवेश हमने दिया, थोड़ा और आवेश उसको दे दिया, तो उस आवेश को देने के लिए जो भी हमने कार्य किया वो क्या होगा, dW, यानी कि dQ आवेश दिया है तो dW कार्य करना पड़ेगा। तो dQ इक्वल टू VdQ हो जाएगा। तो हमें पता है जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, विभवांतर इंटू आवेश होता है। क्लियर, विभवांतर इंटू आवेश होता था। तो विभव कितना है, यहाँ पर V है, और आवेश कितना है जो हमने दिया है वो dQ है। तो देखिएगा विभव को क्या लिखते हैं हम, Q अपॉन C लिखते हैं। तो Q अपॉन C इंटू dQ हो जाएगा। अब संधारित्र को कुल आवेश Q देने में किया गया कार्य, पहले हमने क्या किया, थोड़ा आवेश दिया था, अब क्या है उसको फुल आवेश दिया। तो 0 टू W तक हम कार्य करेंगे। तो dW का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 टू W लिमिट में, और 1 अपॉन C कॉन्स्टेंट है तो 0 टू Q पर, ठीक है, 0 टू Q पर Q dQ का हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो W इक्वल टू 1 अपॉन C कॉन्स्टेंट रहेगा। जब हम Q का इंटीग्रेशन करेंगे dQ के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2 और 0 टू कैपिटल Q यहाँ पर लिमिट आ जाएगी। तो 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या होता है, 1 अपॉन 2 यहाँ पर होता है 1 अपॉन C, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये क्या है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को निकालने के लिए हमें क्या मिला, वर्क मिला है, कार्य मिला है। बैटरी द्वारा किया गया यही कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी कि जो संधारित्र है उसमें जो ये कार्य हम करते हैं, बैटरी के द्वारा जो Q आवेश हम उसको देते हैं उसके लिए किया गया कार्य उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी U इक्वल टू
1/2 Q²C, यानी कि जो हमने अभी लिखा था Q²/2C, ठीक है, ये हमने यही है। अब देखिएगा हम इसको कैसे देख सकते हैं, यहाँ Q² है, इसको हम Q इंटू क्यू लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा Q इंटू Q/C। तो यहाँ पर Q/C कितना होता है, Q/C को हम लिखते हैं V, तो यहाँ पर हमने V लिखा तो 1/2 VQ, एक फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है। इस फॉर्मूले को हम कब यूज करेंगे, यदि हमें किसी संधारित्र का विभव और आवेश दिया हुआ हो और हमसे स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा हो, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब सेकंड में हमें क्या मिलता है, Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहीं से देखिएगा Q इक्वल टू CV लिख सकते हैं, Q इक्वल टू CV हम यहां से लिख सकते हैं। तो Q की जगह पर CV रखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, U इक्वल टू 1/2 CV²। इस फॉर्मूले को हम कब यूज करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को हम उस टाइम पर यूज करेंगे जब हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में धारिता की वैल्यू दी हो और विभव की वैल्यू दी हो। हमें आवेश की वैल्यू नहीं दी हो तो हम यूज करेंगे U इक्वल टू 1/2 CV² को, ठीक है। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। तो मात्रक जो होता है C का तो हम जानते हैं फैराड होता है, यानी कि जो धारिता होती है उसका मात्रक फैराड, और जो विभव होता है उसकी मात्रक कितना होता है, वोल्ट होता है, और कूलाम होता है आवेश का मात्रक। तो टोटल जब हम निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा का मात्रक तो कितना आ जाएगा, फैराड वोल्ट स्क्वायर, या बोलते हैं कूलाम स्क्वायर पर फैराड, जिसको हम बोलते हैं जूल, ठीक है। इन तीनों को याद रखिएगा। अब नोट पॉइंट हम देख लेते हैं, यहाँ पर नोट पॉइंट हम लेकर के आए हैं, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा उसके आवेश पर निर्भर करती है, ये हमने पहले भी बताया था, ठीक है। धारिता तो निर्भर करती है लेकिन स्थितिज ऊर्जा आवेश पर निर्भर करती है, ये आप ध्यान रखिएगा, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है, उसके आवेश पर निर्भर करती है। जो संधारित्र का आवेश जैसा होगा उसकी वैसी ही स्थितिज ऊर्जा होगी। अब श्रेणी क्रम संयोजन की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, कुल ऊर्जा क्या होगी, U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, लेकिन समांतर क्रम संयोजन की कुल ऊर्जा भी यही कहलाएगी। आप इस बात को याद रखिएगा। इस बात में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स होते हैं कि श्रेणी क्रम के संयोजन तो हमें पता है श्रेणी क्रम संयोजन की कुल ऊर्जा, लेकिन समांतर क्रम संयोजन की कुल ऊर्जा क्या होगी। तो दोनों की यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन की जो कुल ऊर्जा होगी, कुल समस्त ऊर्जा होगी, वो समस्त संधारित्रों की ऊर्जा के योग के बराबर होगी, ठीक है। यानी कि हमें संधारित्र दिए हुए हैं, उनकी अलग अलग जो भी ऊर्जा है उनका अगर हम सम करते जाएं तो हमें समांतर क्रम या फिर श्रेणी क्रम, कुछ कोई सा भी क्रम हमें दिया हुआ हो, उसकी कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं ध्रुवीकरण की, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पोलराइजेशन। क्लियर। तो पोलराइजेशन को आप इस तरीके से देखिएगा कि एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको मिलता ही है। क्लियर। तो इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लीजिएगा, या ये समझ लीजिएगा कि इसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही, चाहे वो 2 नंबर में मिले चाहे 3 नंबर में मिले, लेकिन ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर। तो इसको समझ लीजिएगा। देखिए, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, हमारे पास 2 प्लेट हैं और परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो पदार्थ के अणुओं पर नेट द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, चाहे किसी भी तरीके से, जैसे आपको मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। काफी ज्यादा इजी टॉपिक है, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बनता ही है, इसलिए इसको आपको करना ही होगा। तो यहां पर ध्रुवीकरण हम देख रहे हैं, तो 2 प्लेट हैं, ठीक है। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, कोई परावैद्युत पदार्थ है उसको विद्युत क्षेत्र में हमने रख दिया है। क्लियर है। तो हमें यह देखने को मिलता है कि जो पदार्थ के अणु होते हैं उन पर नेट द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है, जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो आ जाता है। तो परावैद्युत पदार्थ के अणुओं का ऋणावेश धनात्मक प्लेट की ओर, जो परावैद्युत पदार्थ के अणु है ये वाले आपको दिख रहे होंगे, तो ऋणावेश क्या होता है, वो धनावेश प्लेट की यानी कि धनात्मक प्लेट की ओर, और अणुओं का जो धनावेश होता है वो ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होने लगता है। देखिएगा यहां पर देख भी सकते हैं, जो अणु दिखाए गए हैं उनका पॉजिटिव जो किनारा है वो निगेटिव प्लेट की तरफ है, और निगेटिव प्लेट जो निगेटिव किनारा है उसके अणुओं का, परावैद्युत पदार्थ के अणुओं का, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ है। क्लियर। तो यही बताया गया है कि परावैद्युत पदार्थ के अणुओं का ऋणावेश धनात्मक प्लेट की ओर तथा अणुओं का धनावेश ऋणात्मक प्लेट की ओर होता है।
यानी कि जो धनावेश होगा अणुओं का वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होगा, और जो ऋणावेश होगा वो धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होगा। तो यही पदार्थ का क्या कहलाता है, ध्रुवीकरण कहलाता है। यानी कि पदार्थ के अणुओं का धनावेश निगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित होना, और पदार्थ के अणुओं का जो ऋणात्मक पॉइंट होता है, ऋणात्मक धुरा होता है, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आकर्षित होने की प्रक्रिया ही पदार्थ का ध्रुवीकरण कहलाती है। तो पदार्थ के भीतर नेट विद्युत क्षेत्र कितना कहलाएगा, E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी कहलाएगा, जहां ई नॉट क्या है, वो वायु में विद्युत क्षेत्र है। ई नॉट क्या है, वायु में विद्युत क्षेत्र है, और ई क्या है, पदार्थ के भीतर नेट विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, पदार्थ के भीतर नेट विद्युत क्षेत्र है। तो पदार्थ का जो परावैद्युत स्थिरांक होगा उसको हम लिखेंगे ई नॉट अपॉन ई का अनुपात। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसमें कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है, केवल आपको याद रखना है पदार्थ का परावैद्युत स्थिरांक होगा कब, जब उसको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो K इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई हो जाता है। अब देखिएगा, इस फॉर्मूले को याद रखने के साथ साथ आप यहां पर 3 पॉइंट याद रखिएगा इस परावैद्युत स्थिरांक के बारे में। अगर ये न्यूमेरिकल में आता है तो आपको वैल्यू कहीं पर दी होती है, कहीं पर नहीं दी होती है। तो जहां पर वैल्यू नहीं दी होगी वहां पर ये तीनों नोट पॉइंट आपको हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, K का मान निर्वात के लिए 1 होता है। तो अगर उसने निर्वात की बात की है और परावैद्युत स्थिरांक आपको यूज करना है और उसने वहां पर नहीं दिया हुआ है तो आप 1 रखेंगे। इसी तरीके से K का मान अन्य सभी पदार्थों के लिए क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। क्लियर। और एक बात आप याद रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन में इसी तरीके से आपको घुमाएगा कि धातु के लिए, ठीक है, वो धातु दे देगा और उसका परावैद्युत स्थिरांक की वैल्यू पूछेगा। तो हमेशा याद रखिएगा वो अनंत होता है। धातु के लिए जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज की वीडियो में इतना ही, और यहां पर अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की 3rd यूनिट की टोटल थ्योरी को हमने कवर कर लिया है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और एक ही वीडियो में आपको सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।